गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, क्या होता है, हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो उसकी संभावित दो घटनाएं होंगी। पहली घटना में क्या कह सकता हूं कि जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर टोटल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी, प्रवेश करेगी। यानी कि जो प्रकाश किरण होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम ही प्रवेश करेगी। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूं कि जब भी कोई प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी तो उस प्रकाश किरण का जो आपतन कोण होगा वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा। ये कह सकता हूं कि I इज ग्रेटर देन I ऑफ C। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इसमें क्या हो गए, दो नियम हो गए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। हमने ये पढ़ा, ये कौन सा लिया था, सघन माध्यम लिया था। क्या लिया था, सघन माध्यम। ये कौन सा लिया था, विरल माध्यम लिया था। हमने दो मीडियम लिए थे, एक सघन मीडियम लिया था, दूसरा कौन सा लिया था, विरल माध्यम लिया था। हमने ये प्रकाश किरण आपतित करवाई। जब इस प्रकाश किरण को आपतित करवाया तो इसका आपतन कोण I हो गया, तो इसका कुछ पार्शियल अपवर्तन हो गया, पार्शियल क्या हो गया, परावर्तन हो गया। यानी कि इसका आंशिक भाग तो अपवर्तित हो गया और आंशिक भाग क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो प्रकाश की इस घटना को हमने क्या कहा, आंतरिक परावर्तन कहा। क्या कहा हमने, आंतरिक परावर्तन। फिर हमने इस आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया। जैसे ये I आपतन कोण था, इस आपतन कोण के मान को क्या किया हमने, बढ़ाया। तो बढ़ाने पर हम ये देखते हैं कि जैसे इस आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तित प्रकाश किरण इस अपवर्तन पृष्ठ के समांतर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अभिलंब के साथ में कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री कोण। और इस कोण को हमने क्या कहा था, क्रांतिक कोण कहा था। क्या कहा था, क्रांतिक कोण। यानी कि वह कोण जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो जाती है या अभिलंब के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में हमने इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं, अधिक करते हैं, तो ये प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में क्या हो जाती है भाई, लौट जाती है। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो तथ्य होते हैं, दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु कौन सा हुआ कि प्रकाश किरण सदैव जब भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस दौरान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में पूर्णतः लौट पाएगी। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान जो इसके अनुप्रयोग हैं या घटित घटनाएं हैं उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें मैंने हेडिंग लगा दी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव व अनुप्रयोग के प्रभाव है अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग देखो, मरीचिका, मरीचिका। दूसरा अनुप्रयोग हीरे का चमकना, और तीसरा प्रकाश तंतु, प्रकाश तंतु। मुख्यतः हम इसमें 3 अनुप्रयोग पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा मरीचिका, दूसरा हीरे का चमकना, और तीसरा प्रकाश तंतु। देखो, उसको पहले मैं आपको मौखिक लिए बताता हूं। मरीचिका क्या होती है? ग्रीष्मकालीन दिनों में, ग्रीष्मकालीन दिनों में रेगिस्तानी भागों में, ग्रीष्मकालीन दिनों में रेगिस्तानी भागों में जब हम चलते हैं तो हमें अपने स्तर से या अपने स्वयं से कुछ दूरी आगे पेड़ के पास में या किसी स्तंभ के पास में जलाशय का एहसास होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ये जलाशय का एहसास होता कैसे है? जैसे मान लो पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी सतह हो गई, इस पृथ्वी सतह पर भी वायु माध्यम होता है, इसके ऊपर भी क्या होता है? वायु माध्यम होता है। तो पृथ्वी सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो इस वायु का माध्यम, जो वायु माध्यम ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, इस वायु माध्यम का घनत्व क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब घनत्व बढ़ता जाएगा तो वह माध्यम किस माध्यम की भांति व्यवहार करेगा? सघन माध्यम की भांति व्यवहार करेगा। तो जैसे ही प्रकाश किरण ऊपर से मतलब सघन माध्यम से नीचे की ओर, सतह की ओर मतलब विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह पूर्णतः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जिसके कारण जो प्रकाश किरण है हमें इस पृथ्वी सतह से आती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, जिससे उस स्तंभ या उस पेड़ की जो प्रतिछाया होती है वो हमें नीचे की ओर दिखाई देती है। जिससे हमें क्या एहसास होता है कि नीचे कुछ न कुछ जलाशय है, पानी भरा हुआ है, जिसके कारण हमें उसकी छाया दिखाई दे रही है, प्रतिछाया दिखाई दे रही है। क्लियर? उसके बाद में हीरे का चमकना। अब हीरा कैसे चमकता है? देखो, हीरे की जो फलकें होती है, परतें होती हैं, उन फलके परतों को इस प्रकार काटा जाता है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार हो और प्रकाश उसी के अंदर क्या हो? घूमता रहे, जिससे हमें हीरा क्या होता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका जो घनत्व होता है 2.42 को होता है, और इसके जो फलक को काटा जाता है वो काटा जाता है 24 डिग्री और 1 मिनट के कोण पर काटा जाता है फलकों को। ठीक है? उसके बाद में जो होता है प्रकाशिक तंतु होता है। अब प्रकाशिक तंतु क्या होती है? ये एक बेलनाकार कांच की पट्टिका होती है, मानो ये व्यास होता है। ये प्रकाशिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा सर्वे संकेतों को और द्रव्य संकेतों को, दृश्य संकेतों को और सर्वे संकेतों को बहुत कम समय में अधिक दूर तक क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। मतलब ये हुआ ऐसे प्रेषित किया जाता है। ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक तंतु कहलाता है। इसमें बेलनाकार आवरण होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? अधिपटन कहते हैं। इस अधिपटन का जो घनत्व होता है वो क्रोड की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? ये हमने इसमें पढ़ा। ये इसके 3 क्या होते हैं? अनुप्रयोग होते हैं। पहला अनुप्रयोग देखो, पहला क्या होता है? मरीचिका होता है। मरीचिका क्या होती है? यानी कि प्रकाशिक पर आधारित एक ऐसी घटना जिसके द्वारा हमें एक जलाशय का एहसास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। जलाशय का एहसास कैसे होता है? कि जो पृथ्वी सतह और के ऊपर जो वायु माध्यम होता है, एक पृथ्वी सतह के समीप जो वायु माध्यम होता है, वो पृथ्वी सतह के समीप जो वायु माध्यम होता है
उसका घनत्व ऊपर के वायु माध्यम की तुलना में कम होता है, जिससे पृथ्वी सतह के समीप वायु माध्यम विरल माध्यम की भांति और इसके ऊपर वाला सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। उसके बाद में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर वह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, जिसके कारण हमें उस पेड़ की प्रतिछाया दिखाई देती है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि पेड़ के समीप कोई जलाशय है, जिससे हमें क्या होता है, इसकी प्रतिछाया दिखाई दे रही है। क्लियर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हीरे का चमकना, हीरे को इस प्रकार काटा जाता है, या ऐसे कहें कि हीरे का सबसे पहले जैसे कहें घनत्व कितना होता है, 2.42 होता है, और इसका जो फलकों के मध्य काटा गया कोण जो होता है, अंतरित कोण, वो होता है 24 डिग्री 1 मिनट का होता है। अब हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि इसमें प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है, जिससे हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो तीसरा पॉइंट इसका प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु क्या होता है, देखो, यानी कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा श्रव्य संकेतों को और दृश्य संकेतों को अत्यधिक कम समय में अत्यधिक दूरी तक क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इस प्रकाशिक तंतु में जो ये संकेत होते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, निवेशी संकेत कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, निर्गत संकेत कहते हैं। ठीक है। ये एक बेलनाकार कांच या वायर बेलनाकार तार होता है, जिससे द्रव्य संकेतों या श्रव्य संकेतों को अत्यधिक कम समय में अत्यधिक दूरी तक क्या कहता है, प्रेषित किया जाता है। क्लियर। अब इसमें हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, जैसे साइन आई ऑफ सी इक्वल टू n2 अपॉन n1, या तो ऐसे पढ़ लें, या इसको हम वायु माध्यम मान के चलें। क्या माने, वायु माध्यम मान के चलें तो कितना हो गया, साइन आई ऑफ सी बराबर 1 अपॉन n जो माध्यम को उसका मान होगा। तो जब भी हम क्रांतिक कोण माध्यम का मान निकालेंगे तो किस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे, साइन आई ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन n से निकालेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि कोई प्रकाश किरण कांच माध्यम में आपतित होती है, वायु माध्यम में किसमें होती है, कांच में होती है, तो इस n का मान रखेंगे और आई ऑफ सी का मान निकाल लेंगे। क्लियर। ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इसमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। अब जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, पहले ये कहूं कि प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा। हमने कोई एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, ये हमने गोलीय पृष्ठ ली, इस गोलीय पृष्ठ के मैंने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया ये। ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमने अलग अलग नामकरण कर दिए, अलग अलग क्या कर दिए, नामकरण कर दिए। इससे मैंने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ओ नाम। यहां से मैंने कोई प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ पर आपतित करवाई और कितने कोण पर आपतित करवाई, आपतन कोण आई पर आपतित करवाई। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया n, बस जिस बिंदु पर आपतित हुई उसको नाम क्या दे दिया, n नाम दे दिया। यहां से
इससे एन बिंदु से मैंने क्या बना दिया, एक अभिलंब बना दिया, ये अभिलंब बना दिया और इसे नाम दे दिया मैंने एम। ठीक है, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, और ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण। ये ओ बिंदु है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है। इसके साथ में क्या बना रहा है, कोण बन रहा है आई। इसे हम कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, आपतन कोण कहेंगे। ये जो माध्यम होगा ये N1 माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, N1 माध्यम। और ये कौन सा होगा, N2 माध्यम होगा। कौन सा होगा भाई, N2 माध्यम होगा। क्लियर। इसे हम विरल माध्यम मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, सघन माध्यम मानेंगे। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम N2 में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। ठीक है, तो इस कोण को हमने क्या कह दिया, आर कह दिया। ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। क्या हो गया, अपवर्तन कोण। क्लियर। यहां से मैं आपको ये कहूं, यहां से मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास में ये जो प्रकाश किरण है इससे मुख्य अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। कितना बना रही है, अल्फा कोण अंतरित करती है। ये अभिलंब कितना करता है, बीटा करता है। ये कितना करती है, गामा करती है। कितनी करती है, गामा। मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश किरण अल्फा कोण अंतरित करती है, अभिलंब बीटा कोण अंतरित करता है और ये गामा कोण अंतरित करता है। इससे मैंने नाम दे दिया पी, नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पी। क्लियर। हमारे पास में इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। किसके द्वारा हुआ, गोलीय पृष्ठ द्वारा हुआ। अब यहां से हम इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे मान निकाल सकते हैं, हमारे पास में देखो एक त्रिभुज बन गया ओ एन और एम, एक तो ये बन गया, दूसरा एन एम और पी, एक ये बन गया। इन दोनों त्रिभुजों से हम किसका मान निकाल सकते हैं भाई, कोण आई का, कोण आर का मान निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसमें स्नेल का नियम लगा सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1 लगा सकते हैं। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज NMO से। देखो NMO इस त्रिभुज का ये जो कोण आई है ये क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का योग त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है, नहीं होता। तो क्या हो गया, कोण आई बराबर कोण अल्फा प्लस कोण बीटा, प्लस कोण क्या आएगा, बीटा आएगा। क्यों, कि कोण आई क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कोण आर का मान निकालेंगे। कोण आर का मान किससे निकालेंगे, एन एम और पी से निकालेंगे। इसमें बहिष्कोण का मान कौन सा है, बीटा है। और बीटा का मान किसके बराबर होगा, आर के और गामा के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। क्लियर हुआ। यहां से हमने मान निकाला, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर यहां से त्रिभुज एन एम पी से क्या बन गया, बीटा इक्वल टू कोण आर प्लस कोण गामा। कोण आर प्लस क्या हो गया, कोण गामा हो गया। जब कोण आर प्लस कोण गामा हो रहा है तो क्या बन गया, कोण बीटा बराबर, कोण बीटा बराबर कितना हो गया, पक्षांतर करेंगे तो सॉरी कोण आर बराबर, इसको पक्षांतर कर दें, क्या बन गया
कोण बीटा माइनस कोण गामा, समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण नंबर 1। 2 समीकरण आ गए हमारे पास में। इसके बाद में हमारे पास में बीटा और गामा और अल्फा, इन दोनों के मान हमें तीनों के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस अभिलंब से हमने इस n बिंदु से हमने इस पर लंब डाल दिया और उस लंब को हमने नाम दे दिया n और d। क्या नाम दे दिया, n और d नाम दे दिया। अब इस त्रिभुज से देखो, यहां से मैं इस अल्फा का मान निकाल सकता हूं, यहां से बीटा का, यहां से किसका, गामा का मान निकाल सकता हूं। क्लियर है, निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा। अब वो देखो आपको कैसे निकलेगा भाई। देखो भाई, हमने त्रिभुज लिया, अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज देखो एन डी ओ से, एन डी ओ से देखो ये क्या है, अल्फा है और ये हमें निकालना है मान। तो सीधा इसमें tan अल्फा निकालेंगे। तो सीधे सीधे इसमें यदि मैं मान ऐसे कहूं, क्या बन जाए कि अल्फा बराबर एन डी बटे ओ डी कह सकता हूं। सीधा सीधा मान कहें, सीधा अल्फा लेके चलें तो क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार बीटा का मान त्रिभुज एन डी एम से क्या हो गया, बीटा बराबर एन डी अपॉन डी एम, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार गामा का मान त्रिभुज एन डी पी से, एन डी पी से कितना हो जाएगा, गामा बराबर क्या बन गया हमारे पास में, एन डी अपॉन डी पी, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3, 4 और 5 से अल्फा, बीटा और गामा का मान कहां रखें, समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। तो क्या आएगा, समीकरण 4, 5 व 3, 4, 5 से 3, 4 व 5 से अल्फा, बीटा व गामा का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर क्लियर क्या बन जाएगा, समीकरण 1 से देखो आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, एन डी अपॉन ओ डी, तो एन डी अपॉन ओ डी, फिर प्लस, फिर कितना है बीटा का मान, एन डी अपॉन डी एम, समीकरण नंबर 6 हो गया। क्लियर। उसके बाद में समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण 2 से क्या हो गया, आर बराबर, आर क्या हो गया, बीटा माइनस गामा है तो पहले एन डी अपॉन डी एम, एन डी अपॉन डी एम माइनस कितना है, एन डी अपॉन डी पी, एन डी अपॉन डी पी, समीकरण नंबर 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे इसमें। किसका नियम लगाएंगे, हमारे पास में हो गया स्नेल के
नियम से क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्लियर। इसमें लिखेंगे यदि आई व आर अल्प हो तो क्या आएगा, साइन आई लगभग बराबर किसके, आई के, और साइन आर लगभग बराबर किसके, आर के। तो क्या बन जाएगा, आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। तो क्या बन गया, n1 गुणा आई बराबर n2 गुणा आर। समीकरण नंबर हो गया 8। अब समीकरण 8 में आई का और आर का मान समीकरण 6 और समीकरण किससे रखेंगे, 7 से रखेंगे। तो क्या बनेगा, ये लिखिए समीकरण 8 में आई व आर का मान समीकरण 6 व 7 से रखने पर, 7 से रखने पर कितना आएगा भाई, n1 मल्टीप्लाई आई का मान कितना है, समीकरण नंबर 6 से हमने कितना रखा, अल्फा प्लस बीटा था, तो क्या हो गया, एन डी अपॉन ओ डी प्लस एन डी अपॉन डी एम। ठीक है, फिर इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बीटा माइनस गामा था, तो बीटा कितना था, एन डी अपॉन डी एम माइनस एन डी अपॉन डीपी, एन डी अपॉन डीपी। क्लियर। अब देखो एन डी दोनों पदों में, इसमें भी है, एन डी दोनों पदों में क्या है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लो, इसमें भी क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो क्या बन गया, n1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ओ डी प्लस 1 अपॉन डी एम, क्या हो गया, एन डी कॉमन आ गया, फिर बराबर n2 मल्टीप्लाई एन डी कॉमन आ गया, 1 अपॉन डी एम माइनस 1 अपॉन डीपी। क्लियर। देखो एन डी से एन डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बन गया हमारे पास में, n1 अपॉन ओ डी, फिर प्लस n1 अपॉन डी एम, फिर बराबर n2 अपॉन डी एम माइनस n2 अपॉन डीपी। देखो n डी एम के पदों को एक तरफ कर देंगे तो क्या बन गया, n1 अपॉन ओ डी माइनस था, इधर माइनस में है तो क्या प्लस में n2 अपॉन डीपी बराबर कितना आएगा, इधर ये माइनस में प्लस में, इधर क्या आएगा माइनस में जाएगा, तो n2 अपॉन डी एम माइनस n1 अपॉन डी एम। इन दोनों में हम पुट कर सकते हैं मान किसका, डी एम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया, n1 अपॉन ओ डी प्लस n2 अपॉन dp बराबर 1 अपॉन डी एम मल्टीप्लाई n2 माइनस n1। क्लियर। यहां से अब हम इसमें OD का, dp का, dm का मान यहां से रखेंगे। देखो OD क्या हो गया, u हो गया, बिंब दूरी हो गई, dp क्या हो गई, v हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गई, और dm क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो हम इसमें पुट करेंगे, OD बराबर कितना हो गया, OD इक्वल टू U DM बराबर R और DP बराबर V रखने पर क्या बन गया, n1 अपॉन U प्लस n2 अपॉन V बराबर 1 अपॉन R
मल्टीप्लाई n2 माइनस n1, और इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रकाश दूरी या सूत्र कहते हैं। क्लियर? यहां n1 और n2 क्या है, यहां पर n1 और n2 माध्यम की जो अपवर्तनांक है वो है, तथा u क्या है, बिंब दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और r क्या है, इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान है। क्लियर? इसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी जैसे अपवर्तनांक का मान दे दे, r का मान दे दे, v का मान दे दे, किसी एक राशि का मान पूछिए, इसमें क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इसके आगे जो लेंस आता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।